हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। एक बार फिर वाईफाई स्टडी डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। वाईफाई स्टडी डॉट कॉम आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में अप्रैल फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के साथ एक बार फिर से हाजिर है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आ रहे होंगे और आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे होंगे। हमारी टीम लगातार इसी के लिए प्रयासरत है ताकि आप एग्ज़ाम में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए उसका सही जवाब दे सकें। अब तक ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में जो हाल ही में हुई हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे मटेरियल में से पूछे गए हैं। इसलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने वाईफाई स्टडी डॉट कॉम को यूज कर रहे हैं, जिसके सब्सक्राइबर बन चुके हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक विजिट नहीं किया है वाईफाई स्टडी डॉट कॉम, वो भी जल्द से जल्द वाईफाई स्टडी डॉट कॉम का विजिट करें। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा वाईफाई स्टडी डॉट कॉम आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रत्येक एग्जाम्स की तैयारी के लिए मटेरियल अवेलेबल करवाता है। चाहे वो एप्टीट्यूड का से रिलेटेड हो, चाहे एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो, चाहे रीजनिंग से संबंधित हो, चाहे मैथ से हो, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो। प्रत्येक सिलेबस को और प्रत्येक कंटेंट्स के साथ एक सिस्टम के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं हम लोग। और दूसरा ये कि आप लोग इसके माध्यम से वीडियो भी सुन सकते हैं, साथ में वीडियो देख और सुन सकते हैं। साथ ही क्विज है, हमारा मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन है। इसके माध्यम से अपने आप को एग्ज़ाम के लिए इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट चांस में ही आप लोग एग्ज़ाम्स को फाइट कर लें। और बहुत सारे मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, पॉजिटिव मैसेजेस हमारे वाईफाई स्टडी ऐप को अपनाने वालों के, कि उन्होंने अच्छी सफलताएं गेन कर रहे हैं, उन्हें बेहद पसंद आ रहा है। और आप लोग यूं ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा, हमारे वाईफाई स्टडी ऐप से जुड़े रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही शेयर भी कीजिएगा, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट्स जो इसे अननोन है वो भी इस पर विजिट कर सके, इसके बारे में जान सके और अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड मैटर को वो कलेक्ट कर सके। देखिएगा, आपको हमारा ये ऐप डाउनलोड करने के लिए किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप की रिक्वायर्ड नहीं है। आप हमारा ऐप मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से आप लोग हमारे ऐप के माध्यम से संबंधित सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वीडियो हुआ, उसमें कैप्सूल हुए, क्विज हुए। तो प्रत्येक जो भी एग्ज़ाम्स हैं, ज़्यादातर जो भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर के हों, एसएससी सेक्टर को लेकर के हों, यूपीएससी, आरपीएससी, रेलवे डिफेंस एग्ज़ाम, जी मैन एडवांस, एआईपीएमटी, एएमसी, केट और मैनी अदर्स एग्ज़ाम्स हैं, उन सब से संबंधित सामग्री यहाँ पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ आज का हम लोग करंट अफेयर शुरुआत करते हैं, जो हमारा अप्रैल फर्स्ट वीक का है, जिसमें हम आपको बताएंगे इस सप्ताह में हुई महत्वपूर्ण घटना है, और वो घटना है जिनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने की बेहद संभावनाएं हैं। तो आप इसे ध्यानपूर्वक बिल्कुल ईयर टू करके इसको आपको करना है, ताकि डेडिकेट होकर के जो भी वर्क करते हैं हम लोग, उसमें हमें सफलता हासिल होती है। सो दैट आपको मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना है, और आपके सजेशन इत्यादि के लिए आप लोगों का वेलकम है। तो सबसे पहले चलते हैं हम आज के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। सप्ताह की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पहली खबर है, फ्रांस ने ऑपरेशन संघर्ष समाप्त करने की घोषणा की। फास्टिन अंचार्ज तोदेरा के मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के साथ ही फ्रांस ने ऑपरेशन संघर्ष समाप्त करने की घोषणा कर दी है। फ्रांस ने दिसंबर 2013 में देश में हिंसा की व्यापक घटनाओं के पश्चात ऑपरेशन संघर्ष आरंभ किया था। देखेगा कि ये जो ऑपरेशन था वो सेना से संबंधित था, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस ऑपरेशन की जो शुरुआत थी वो 5 दिसंबर 2013 को प्रारंभ हुई थी, जिसे अब हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। आज़ादी के बाद से फ्रांस का ये 7वां अभियान था, और बता देना चाहता हूँ कि फ्रांस को आज़ादी 1960 ईस्वी में मिली थी।
तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पुटअप किए जा सकते हैं। सो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सा मिशन था या कौन सा ही फ्रांस का कौन सा ऑपरेशन था। तो अभी हाल ही में जो शंघाई समाप्त जो ऑपरेशन था उसको समाप्त कर दिया गया है। अगर हम फ्रांस की राजधानी के बारे में बात करें तो पेरिस है। अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो यूरो, फ्रैंक, और राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान राष्ट्रपति फ्रैंकोइस ओलांदे हैं। और अगर हम लोग यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में चर्चाएं करें तो मैनुअल वॉल्स हैं। सो ये प्रत्येक क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सो आप एक एक बात का ध्यान रखिएगा। सो अब हम लोग चलते हैं कि फ्रांस ने किस देश में ऑपरेशन सिंगारे से समाप्त कर दिया है। तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें सबसे पहले हमें इसकी अच्छे से स्टडी करनी होगी सो दैट हम लोग इसको पहचान पाए। तो हमारा आंसर इसमें सिंपल सा लिखा हुआ था। यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक खबर को पढ़ते तो लिखा हुआ था यहाँ पर मध्य अफ्रीकी। और देखिएगा हमारा इसमें ऑप्शंस की बात करें तो नंबर 2 मध्य अफ्रीकी गणराज्य लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हुआ मध्य अफ्रीकी गणराज्य। भारत रक्षा पर चौथा सबसे खर्चीला देश। अगर रक्षा मसौदों की बात की जाए तो हाल ही में एक सर्वे किया गया है और उस सर्वे के अनुसार भारत अपनी रक्षा पर या यूं कहें सेना पर खर्च करने वाले देशों की श्रेणी में चौथे नंबर पर है। और अगर ये बात करें तो प्रथम नंबर पर अमेरिका आता है और दूसरे पर चाइना का नंबर आता है, तीसरे पर सऊदी अरब और चौथे पर भारत सबसे बड़ा देश बन गया है। और अगर हम बात करें 2016-17 के बजट में रक्षा खर्च में 13.1% की वृद्धि के साथ भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। यूं कहें कि सबसे ज़्यादा खर्चा करने वालों में सेना पर चौथे नंबर पर भारत का स्थान आ चुका है। तो अगर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है रक्षा पर व्यय के मामले में भारत की रैंक क्या है। तो गाइज अगर हमने इस न्यूज को अच्छे से पढ़ लिया सो दैट जस्ट हमारा सिंपल सा आंसर होगा और हमारा जवाब होगा 4। तो 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस में, यानी कि 4 हमारा सही उत्तर निकला। कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है एग्जाम में कि अगर हम बात करें तो रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्चा कौन सा देश करता है। सो दैट आपका आंसर होगा अमेरिका। चौथा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन वाशिंगटन में संपन्न। आगे हम लोग बात करें तो परमाणु सुरक्षा पर चर्चा के लिए चौथा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन वाशिंगटन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 53 देशों के प्रमुख तथा 5 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और हम लोग आगे इसी के बारे में और चर्चाएं करें तो गाइस देखिएगा हम बता देना चाहते हैं सबसे पहली बार अगर हम लोग बात करें तो इस पहली बात तो इसकी परमाणु सुरक्षा सम्मेलन की बात करें यानी कि अर्थात ये जो प्रोग्राम है ये किसके बारे में इसका लक्ष्य है। तो इसका लक्ष्य प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर टेररिज्म अराउंड द ग्लोब, ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसकी बात करें तो पहला जो ये समिट हुआ था वो अप्रैल 12-13-2010 को आयोजित किया गया था और इस प्रोग्राम को होस्ट किया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा। और फिलहाल जो 31 मार्च 1 अप्रैल के बीच में हुआ उसको भी होस्ट अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया है। तो फिलहाल हमारा जो सवाल है वो है कौन सा शहर चौथे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2016 की मेजबानी कर रहा है। तो हमारा सिंपल सा आंसर इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद निकल करके आ जाता है वाशिंगटन। सो हमारा करेक्ट आंसर इज नंबर 2। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने शीर्ष पुलिस अधिकारी कुआंग। अभी हम लोग बात करें वियतनाम की तो वियतनाम में शीर्ष पुलिस अधिकारी कुआंग ने वहां के राष्ट्रपति पद को संभाल लिया है। और वियतनाम की नेशनल असेंबली ने त्रान दाई कुआंग को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार कुआंग ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अगर वियतनाम की राजधानी की चर्चाएं करें तो हनोई, और मुद्रा की हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ की मुद्रा है वियतनामी डोंग। अब हमारा इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है त्रान दाई क्वांग ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वियतनाम। मोस्टली गाज इस तरह का क्वेश्चन भी कर लिया जाता है कि जो वियतनाम के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो किस पद पर थे। तो इसका मतलब शीर्ष पुलिस अधिकारी थे। आइसलैंड के प्रधानमंत्री संगमुडु डेविड गुनलौग्सन ने इस्तीफा दिया। हाल ही में चर्चा में आए पनामा पेपर्स खुलासे में नाम आने के बाद आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिंगमुडुर डेविड गुनलौग्सन ने
5 अप्रैल 2016 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि आपको बता दिया जाए, पनामा के बारे में अगर चर्चाएं करें तो फिलहाल एक ताज़ा खबर के रूप में हाइक हो रही है खबर की किस तरीके से पनामा के अंदर लोग अपना पैसा जमा करवा रहे हैं ताकि वो टैक्स इत्यादि से बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसों को इकट्ठा कर सके। तो इस वजह से इनका खुलासा होने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अगर बात करें आइसलैंड की राजधानी की, तो रेकजाविक के नाम से इसकी राजधानी को जाना जाता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा क्रोना है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो ओलाफर रेगर क्रिम्सन, और प्रधानमंत्री की बात करें तो श्री गुरदार इंगी जोहानसन, जिन्हें अस्थायी रूप से इस पद को संभाला है। तो फिलहाल हम बात करते हैं मोस्ट क्वेश्चंस की। किस देश के प्रधानमंत्री ने पनामा पत्रों के खुलासे से उपजे विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आइसलैंड, इसलिए नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब अंतरराष्ट्रीय खबरों के बाद आते हैं हम राष्ट्रीय खबरों की ओर। गुजरात में मां अन्नपूर्णा योजना शुरू। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने आधिकारिक तौर पर प्रदेश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मां अन्नपूर्णा योजना शुरू किया है। अगर हम लोग बात करें तो इस योजना के तहत कार्ड धारकों को 2 रुपए किलो गेहूं व 3 रुपए किलो चावल मिलेंगे। और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि गुजरात के लगभग 3.82 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। तो हम बात करें किस राज्य ने मां अन्नपूर्णा योजना शुरू की है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा गुजरात। तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ रहा है गुजरात। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर, अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर, तो गाइज हमारा करेक्ट आंसर गुजरात होगा। और गुजरात नंबर 4 पर है, इसलिए हम लोग टिक लगाएंगे नंबर 4 पर। तो देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं अगली चर्चा के बारे में। तो अगली चर्चा है दिल्ली हाट में डॉक्टर कलाम के नाम पर बनेगा संग्रहालय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, और साथ ही अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में दिल्ली हाट में उनके नाम का एक संग्रहालय बनाया जा रहा है ताकि उनकी यादों को ताज़ा रखा जा सके। और डॉक्टर कलाम के नाम पर बनाने वाले संग्रहालय से ज्ञान केंद्र का नाम दिया जाएगा। उनमें तकरीबन 2 महीने तक इसे दिल्ली विधानसभा में सुरक्षित रखा जाएगा, ऐसा खबरों में है। और अगर हम लोग बात करें एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने 2002 से लेकर 2007 तक वो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। और हम बात करें तो 1997 में उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी कि भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम नामक स्थान पर हुआ, जो कि तमिलनाडु में है। और वे 27 जुलाई 2015 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकल करके आ सकते हैं हमारे सामने, जिनका आपको बेहद नॉलेज गेन करना होगा। और अब हम अगर बात करें इस न्यूज़ के क्वेश्चंस की, तो एपीजे अब्दुल कलाम संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। और अगर ये पूछा जाए कि संग्रहालय को क्या नाम दिया जाने वाला है, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा ज्ञान केंद्र। मुंबई में चलेगी देश की पहली एसी लोकल ट्रेन। देश की पहली 12 डिब्बों वाली एसी ट्रेन चेन्नई से मुंबई पहुंच गई है। ट्रेन के डिब्बे स्टील से बने हुए हैं जो ग्रे और इंडिगो रंग के हैं। अब तक लोकल ट्रेन के कोच सफेद और पर्पल रंग के होते थे। यह ट्रेन अन्य ट्रेनों से 25% कम ऊर्जा की खपत करेगी। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो ये, भारत की पहली लोकल एसी ट्रेन किस शहर में चलेगी, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मुंबई। इसलिए हम यहाँ पर जो टिक लगाएंगे वो लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 को, मुंबई। इसमें क्वेश्चन ये भी है कि पहले हमारी जो लोकल ट्रेन होती थी उनके कोच कैसे कलर के होते थे, तो सफ़ेद यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारा कलर कौन सा हो जाएगा, सफ़ेद के होते थे या फिर पर्पल रंग के होते थे, सफ़ेद और पर्पल। और इसमें कैसे होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ग्रे और इंडिगो कलर के होने वाले हैं। नैनीताल में लगी दूरबीन का दूर ब्रसलेट से पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। देश के साथ साथ नैनीताल एक बड़ी उपलब्धि से जुड़ गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से नैनीताल में रखी एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उद्घाटन किया है। इस अगर खबर की बात करें तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल करके आ रहा है वो है, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन एरिस किस शहर में लॉन्च की गई? तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आएगा नैनीताल। तो यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चंस बन गए। दूसरा ये क्वेश्चन से बनता है कि ये दूरबीन का नाम क्या है, तो आप लोग करेक्ट आंसर के रूप में यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा, एरिज है। मुंबई में खुलेगा पहला मध्यस्थता केंद्र। भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से जाने जाने वाले मुंबई में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र खुलेगा। यह देश का ऐसा पहला मध्यस्थ केंद्र होगा। अब तक भारत के वित्तीय विवादों का फैसला सिंगापुर स्थित मध्यस्थता केंद्र में होता था। तो गाइज ये बात भी आपको दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि इससे पहले यानी कि आज से पहले जो था, दिल्ली से पहले हमारे फैसले कहाँ हुआ करते थे? तो वित्त से संबंधित फैसले सिंगापुर में हुआ करते थे। और इसके बाद में अब हमारा मुंबई जो शहर है हमारी वित्तीय राजधानी, वहाँ पर इसके लिए मध्यस्थता केंद्र खुलेगा। सो हमारा क्वेश्चन बन करके आता है, भारत का पहला मध्यस्थता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सो दैट आपका करेक्ट आंसर होगा मुंबई, यानी कि नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। विद्युत प्रवाह नामक ऐप लॉन्च। विद्युत प्रवाह नामक ऐप को बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। मंत्रालय का उद्देश्य है कि लोगों को बिजली के असली दाम का पता लग सके, ताकि हर राज्य की जनता अपनी अपनी बिजली वितरण कंपनियों से सस्ती बिजली खरीदने के लिए कह सके और उन पर दबाव बना सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। कौन सा एप्लीकेशन राज्यों से 24 इंटू यानी कि 24/7 बिजली की मांग के लिए शुरू किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा विद्युत प्रवाह है को हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। और विद्युत प्रवाह की बात करें तो ये नंबर 4 पर, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा होगा नंबर 4। IIM बेंगलुरु, IIT मद्रास देश के शीर्ष इंस्टीट्यूट। IIM बेंगलुरु को देश के शीर्ष मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की सूची में IIT मद्रास शीर्ष पर आया है। पहली बार घरेलू स्तर पर बनाई गई यह सूची HRD मंत्रालय ने जारी की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए वो है, राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग के अनुसार कौन सा संस्थान मैनेजमेंट श्रेणी में सूची में सबसे ऊपर है? तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा IIM बेंगलुरु। सो करेक्ट आंसर इज नंबर 2। गतिमान एक्सप्रेस का दिल्ली में उद्घाटन। देश की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन जिसका नाम गतिमान रखा गया है, उस गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। और देश की सबसे पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और यह जो गतिमान एक्सप्रेस थी वो दिल्ली से आगरा के बीच में चलेगी। अगर हम लोग बात करें तो इस ट्रेन ने 188 किलोमीटर्स की दूरी मात्र 101 मिनट में तय कर ली है। तो हमारा सवाल है, 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज ट्रेन का नाम क्या है? अब अगर हम बात करें तो हमारा सीधा सा आंसर निकल करके आता है गतिमान एक्सप्रेस। और गतिमान एक्सप्रेस हमारा नंबर 2 ऑप्शन में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 2। स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च। पीएम नरेंद्र मोदी ने नोएडा में स्टैंड अप इंडिया अभियान का उद्घाटन किया। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दलित और महिलाओं को व्यापार के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्जा दिया जाएगा। और दूसरी बात यह भी है कि इस स्कीम के तहत स्पेशली गाइडलाइन भी लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। पोर्टल फैसिलिटी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई जाएगी। साथ ही 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्ज मिल पाएगा। और इसमें ई रिक्शा वितरण समारोह से संबंधित कार्यक्रम को भी रखा गया था। तो हम लोग बात करें यहाँ के क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण की कितनी राशि दी जा रही है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ से हम लोग अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर सो सिंपल है गाइस। यहाँ पर हमने कहा कि 10 लाख से लेकर के 1 करोड़, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है।
अगर ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाए कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम का लॉन्च किसने किया, तो आप लोग इजी वे से इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कहाँ किया, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा नोएडा। आधार में दर्ज लोगों की संख्या 100 करोड़ पहुंची। अब तक देश के आधार से 100 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। अब जल्द ही देश के सभी लोगों को इसे जोड़ दिया जाएगा। पहला आधार कार्ड 2010 में जारी हुआ था। बात बताएं तो आधार कार्ड बहुत ही कंपलसरी है। इससे हमारी सारी आइडेंटिटी जुड़ जाती हैं, और बहुत अच्छी बात है कि 100 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में कौन सा पहचान पत्र हाल ही में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आधार कार्ड। और अगर बात करें आधार कार्ड की, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए करेक्ट आंसर 3। अब खबरों के खुलासे में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम व्यापार और बैंकिंग से संबंधित। तो आज व्यापार और बैंकिंग में बात करें तो जापान देगा भारत को 14,250 करोड़ रुपए का लोन। जापान ने भारत को 5 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के विकास के लिए 242.2 अरब येन यानी कि 251 करोड़ रुपए का लोन देने की प्रतिबद्धता जताई है। इनमें मालगाड़ियों के लिए विशेष गलियारा परियोजना भी शामिल है। हम अगर जापान की बात करें तो जापान की जो राजधानी है टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा येन है और पीएम शिंजो अबे है। किस देश ने भारत के लिए 251 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी है? तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पर जापान। इस्पात उत्पादों के आयात पर सेफगार्ड शुल्क को 2 साल के लिए बढ़ाया। घरेलू इस्पात उत्पादकों को लंबी अवधि को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने चुनिंदा इस्पात उत्पादों के आयात पर 20% तक सेफगार्ड शुल्क को 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। अगर हम लोग इम्पोर्टेंट बात करें तो इसका क्वेश्चन बनता है, सरकार ने किन उत्पादों के आयात पर सेफगार्ड शुल्क को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा, जैसा कि दे रखा है तो इस्पात। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? स्टील। तो नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया के 10 बड़े देशों में भारत 6ठे स्थान पर पहुंचा। एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया के 10 बड़े देशों में भारत 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। दुनिया के 10 शीर्ष विनिर्माता देशों में चीन सबसे शीर्ष पर है। तो अगर हम बात करें विश्व के शीर्ष 10 निर्माताओं में भारत की क्या स्थिति है, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आता है, हमारी स्थिति है यानी कि हम नंबर 6 पर है। तो नंबर 6 इज इन ऑप्शन नंबर 4, सो करेक्ट आंसर इज नंबर 4। और अगर बात करें, कई बार इस तरह का सवाल भी हो जाता है कि शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर है चीन, तो इसको भी ध्यान रखेगा। डीसीबी बैंक ने शुरू की बगैर पिन एटीएम ट्रांजैक्शन सर्विस। डीसीबी बैंक ने आधार से जुड़ी एटीएम इस्तेमाल करने की सुविधा शुरू की है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी डोमेस्टिक बैंक ने इस प्रकार की सुविधा कस्टमर को देना शुरू किया है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो डीसीबी बैंक की स्थापना 1930 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है मुंबई में है। और वर्तमान इसके सीईओ की बात करें तो मुरली एम नटराजन है। और हम लोग इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें एग्जाम में जिसके आने की संभावनाएं हैं, वो है किस बैंक ने भारत का पहला आधार कार्ड आधारित एटीएम शुरू कर दिया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डीसीबी बैंक का। इट मींस हमारा करेक्ट आंसर हुआ नंबर 2। जर्मनी का KfW नागपुर मेट्रो को 500 मिलियन यूरो का ऋण देगा। जर्मनी सरकार का डेवलपमेंट बैंक KfW नागपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NMRCL द्वारा नागपुर नगर के लिए क्रियान्वित की जा रही आधुनिक एवं निर्वहनीय मेट्रो प्रणाली के लिए 500 मिलियन यूरो लगभग 3,750 करोड़ रुपए का ऋण सहायता देगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस की, तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से जो निकल करके आ रहे हैं वो क्वेश्चंस है, जर्मनी का विकास बैंक KfW की शहर के मेट्रो प्रणाली के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करवाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नागपुर। इट मींस हमारा करेक्ट आंसर है नंबर 3।
रिलायंस एएमसी भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड बना। एऑन हैबिट के ताजा अध्ययन के अनुसार रिलायंस एएमसी भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड बन गया है। हमारा इस न्यूज से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलता है तो वो है, कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड के रूप में नामित की गई है। तो गाइज, अगर आप लोगों ने इस न्यूज़ को पढ़ा है तो आप लोगों को करेक्ट आंसर देने में कोई तकलीफ नहीं होगी, और हम लोग इजी वे से हमारा आंसर कर पाएंगे। और हमारा करेक्ट आंसर है रिलायंस एएमसी। भारत में निवेश करेगी दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको। सऊदी अरब की प्रमुख तेल कंपनी अरामको की भारत के पेट्रोलियम क्षेत्र में बड़े निवेश की योजना है। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है जिसके पास 265 अरब बैरल कच्चे तेल का ज्ञात भंडार है। अगर हम लोग बात करें तो अरामको की स्थापना है वो 1933 में हुई थी, और अगर मुख्यालय की बात करें तो दाहरान है, सऊदी अरब। और अगर सीईओ की बात करें तो अमीन अल नासिर है। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको भारत में निवेश करने की योजना बना रही है, ये किस देश की कंपनी है। तो हमें इसका करेक्ट आंसर मिलेगा सऊदी अरब। सो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आएगा नंबर 3। इसमें से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि दुनिया की अगर सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है, तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा, अरामको है। और अगर बात करें तो इसके पास कच्चा तेल जो है, बैरल कच्चा तेल है, वो कितने में है, 265 अरब बैरल कच्चे तेल के ज्ञात भंडार है। पनामा पेपर्स में सामने आए भारतीय रईसों की होगी जांच। अगर हम लोग बात करें तो पनामा में जो लोग फंसे हुए हैं या पनामा केस के अंदर जिन लोगों का नाम आ चुका है उनकी जांच होगी। और केंद्र सरकार ने पनामा पेपर्स से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो 500 भारतीयों के नाम आने के बाद कहा कि इसके लिए एक जांच एजेंसी बनाई जाएगी तथा सूचना पर पूरी नजर रखी जाएगी। अगर बात करें तो पनामा शहर की बात करें तो पनामा शहर या यूं कहीं पनामा जो देश है उसकी आर्थिक आय का एकमात्र साधन जो है वो वहाँ की प्रसिद्ध नहर है, जिसकी वजह से उनकी इनकम होती है। और लगभग 40 लाख लोगों की जनसंख्या वाला ये देश है। इसके बात करें यहाँ की, अगर इसकी राजधानी की तो इसकी राजधानी पनामा सिटी है और इसकी मुद्रा बालबोआ है और राष्ट्रपति जुआन कार्लोस वारेला है। और अगर इस न्यूज़ में से इम्पोर्टेंट अगर हम लोग बात करना चाहें, क्योंकि ये खबर बहुत ही लेटेस्ट है और इसमें क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये, पनामा पत्र किससे संबंधित है, तो हमारा आंसर होगा काले धन से संबंधित है। तो इसका जरूर आप लोग याद रखेगा। और सेकंड ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा सवाल भी आ सकता है कि इसकी राजधानी कौन सी है, तो पनामा सिटी है। भारत आईडीबी में $100 मिलियन का निर्यात समझौता। भारत और आईडीबी में $100 मिलियन का निर्यात समझौता हुआ है। भारत ने 56 सदस्य इस्लामिक विकास बैंक के साथ $100 मिलियन का निर्यात समझौता किया है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.25% की कटौती की। अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत दर रेपो में 0.25% की कटौती की है, यानी कि 0.25% की कटौती की। और साथ ही नकदी आपूर्ति बढ़ाने के भी कई उपाय किए हैं, जैसे रेपो दर 0.25% घटकर 6.50% पर, रिवर्स रेपो 0.25% बढ़कर 6.0%। अगर हम लोग सीमांत स्थायी सुविधा दर की बात करें तो 7% कर दी गई है। अगर बैंक दर की बात करें तो 7%। अगर हम लोग नकद आरक्षित अनुपात CRR जिसको कहा जाता है तो 4% पर अपरिवर्तित है। और अगर स्वैधानिक तरलता अनुपात की बात करें तो 1.25 है। 2016-17 की प्रथम द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार संशोधित रिवर्स रेपो दर क्या है। तो अगर रिवर्स रेपो दर की हम लोग बात करेंगे यहाँ, तो देखेगा कि हमारा करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। पहली बात तो अगर हम लोग बात करें तो रिवर्स रेपो दर हमारी 6.0 है, तो 6.0 है तो हमारा करेक्ट आंसर 6% पे चलाया जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर होगा नंबर 3।
अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है हमारी नियुक्तियों को लेकर के। तो किस किस की और बड़े लेवल पर नियुक्तियां की गई है उनके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। तो पहली खबर में हम देखते हैं, फोस्टिन अंचार्ज टोडेरा ने मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फेस्टिन अंचार्ज टोडेरा ने राजधानी बांगुई स्थित मुख्य स्टेडियम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी की बात करें तो बैंगुई है और यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। गुयेन वियतनाम संसद की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। वियतनाम की संसद नेशनल असेंबली एनए ने गुयेन थी किम नगन को अध्यक्ष चुना। वह देश की पहली महिला एनए अध्यक्ष है। अगर अब बात करें वियतनाम की तो राजधानी हनोई, मुद्रा डोंग और राष्ट्रपति की बात करें तो ट्रोम टैम सोंग है। तो देखिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस दृष्टि से भी, क्योंकि पहली महिला है। सो हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली महिला स्पीकर के रूप में गुयेन थी किम नगन को चुना है। तो कहने का मतलब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है वियतनाम। तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंस से रखता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। शुभ दर्शनी जॉर्डन और नंदिनी पुर्तगाल में भारत की नई राजदूत। अगर बात करें तो जर्मनी में भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन शुभ दर्शनी त्रिपाठी को जॉर्डन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। अगर विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पश्चिम यूरोप के नंदिनी श्रृंगला को पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। और अगर हम बात करें आगे तो मशाकुई को जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र कुमार को बारबोडस का उच्चायुक्त बनाया गया है। तो हम लोग बात करते हैं पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है। तो अगर पुर्तगाल की बात करें तो हमारा आंसर निकल करके कौन सा आने वाला है। अब ये अगर आप लोगों ने न्यूज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो इजी वे से आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। और हमारा करेक्ट आंसर देखिएगा, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है नंदिनी सिंगला, यहाँ पर लिखा हुआ है। सो दैट हमारा आंसर जो करेक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा नंबर 3, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पाक सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने हेतु मधुकर गुप्ता समिति गठित की गई। केंद्र सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को भारत एवं पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए समिति गठित की ताकि उससे मिले सुझावों को अमल में लाया जा सके और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा सके। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व गृह सचिव मधुकर गुप्ता करेंगे एवं अगले 3 महीनों में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे। तो कहने का मतलब ये, इसको टाइम कितना दिया गया, 3 महीने का दिया गया और जो समिति का नाम दिया गया वो मधुकर गुप्ता समिति है। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, कौन सी समिति भारत पाक सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के तरीके सुझाने के लिए गठित की गई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुकर गुप्ता समिति। अब आगे बढ़ते हैं हम पुरस्कारों को लेकर के। तो पुरस्कारों की बात करें तो रणवीर सिंह बने महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर। रणवीर सिंह को फिल्म बाजीराव मस्तानी में मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव द्वितीय की भूमिका निभाने के लिए महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। आशा भोसले को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। रणवीर सिंह ने अपनी फिल्मों की शुरुआत 2010 में बैंड बाजा बाराती से की थी। अगर हम लोग आज के इस क्वेश्चंस की बात करें इस न्यूज से, तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन करके आ रहा है, महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा रणवीर सिंह। अगली खबर में देखते हैं, मिस्र के उपन्यासकार अहमद नाजी पेन पुरस्कार हेतु चयनित। पेन अमेरिका में कारावास में बंद मिस्र के उपन्यासकार और पत्रकार अहमद नाजी को पेन और बॉर्बी फ्रीडम टू राइट अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। अहमद नाजी जिन्हें पेन फ्रीडम टू राइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस देश के हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके, अगर आप लोगों ने खबर को अच्छे से पढ़ लिया है तो इजी वे से दे पाएंगे। और करेक्ट आंसर हमारा क्या है, मिस्र। तो हमारा करेक्ट आंसर नंबर 2। पीएम नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री दर बदर एक के बाद एक सम्मान अर्जित करते जा रहे हैं। और हाल ही में सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग अब्दुल्लाजीज शाह से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार आधुनिक सऊदी राज्य के संस्थापक अब्दुल्लाजीज अल सऊद के नाम पर है। और मैं बता देना चाहूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इस सम्मान को पा चुके हैं।
तो हम फिलहाल बात करते हैं कि किस देश में नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर नंबर 4। वेदांता का नाम गिनीज बुक में हुआ दर्ज। वेदांता समय की कंपनी तलवंडी शाबो पावर प्लांट में 30 अक्टूबर 2015 को जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी निजी कार्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, आसपास की पंचायतों के 5,928 लोगों ने 53 मिनट में 2,08,751 पौधे प्लांट में लगाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। विश्वनाथ आनंद को मिलेगा हृदयनाथ पुरस्कार। भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को हृदयनाथ पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में सफल व्यक्तियों को दिया जाता है। वह महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव से पुरस्कार ग्रहण करेंगे। और अगर आपको बता देना चाहें तो विश्वनाथ आनंद एक नामी गिरामी हस्ती है। और बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो इनका जन्म दिसंबर 11, 1969 को हुआ था और इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। हम बताइए इन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं और साथ ही अगर बात करें तो ये 1988 में इंडिया की फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बने। फिर उसके बाद में इंडियन टाउन FID वर्ल्ड चेस चैंपियन 2000 में इन्होंने जीती। अगर हम लोग बात करें तो 1985 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 1987 में पद्म श्री से इनको नवाजा गया। 1991-92 में ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए। 2000 और 2007 दो बार इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो फिलहाल बात करते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो विश्वनाथ आनंद के बारे में इतनी बातें जरूर याद रखिएगा आप लोग। और हम लोग अब क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं न्यूज के आधार पे। तो निम्न में से किसे हृदयनाथ पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया जाएगा? तो हमारा सीधा आंसर निकल जाएगा विश्वनाथ आनंद। अब बात करते हैं हम लोग खेलकूद की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहले न्यूज जिसके बारे में हम लोग चर्चाएं करते हैं खेलकूद में, वेस्ट इंडीज दूसरी बार बना चैंपियन। तो हम लोग बात करते हैं कि वेस्ट इंडीज दूसरी बार वेस्ट इंडीज ने ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले ICC T20 विश्व कप के फाइनल मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर दूसरी बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो हम बता देना चाहते हैं कि पहली बार इंडिया ने इस को अपने हक में लिया था और पहली बार इंडिया विजेता बनी थी 2007 में। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 2009 में इसका विजेता पाकिस्तान रहा और 2010 में इंग्लैंड इसका विजेता रहा था और 2012 और 2016 में इसको वेस्ट इंडीज जीतने में कामयाब रहा और 2014 का जो विजेता था वो श्रीलंका था। और अगर बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की तो मर्लोन सैमुअल्स को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अगर मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। और विराट कोहली प्रेजेंट जो अवार्ड सेरेमनी थी उसमें प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए उनका पुरस्कार विराट कोहली की जगह पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने लिया। तो हम बात करते हैं T20 विश्व कप 2016 में मैन ऑफ द सीरीज के साथ किसे सम्मानित किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर निकल करके क्या आ जाएगा? विराट कोहली। इसलिए करेक्ट आंसर हो गया नंबर 3। तो आपको ये भी याद रखना है कि वेस्ट इंडीज ये खिताब 2 बार जीत चुका है। महिला T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार खिताब जीता। ये बहुत ही जश्न का मौका था वेस्ट इंडीज के लिए कि एक तरफ उसके जेंट्स टीम ने यानी कि मेन टीम ने तो दूसरी तरफ महिलाओं ने भी खिताब जीत लिया। और वेस्ट इंडीज ने फाइनल में 3 बार के गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर पहली बार ICC महिला वर्ल्ड T20 का खिताब जीत लिया। अगर प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो हेलेन मैथ्यूज और प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो स्टेफनी टेलर को दिया गया। अगर हम लोग बात करते हैं इस खबर से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसका क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी टीम ICC महिला T20 विश्व कप 2016 की विजेता बनी? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर 2 अर्थात वेस्ट इंडीज। अब बात करते हैं कि कौन सी प्रमुख हस्तियां हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रही। जाने माने लेखक पत्रकार बाबू भारद्वाज का निधन। जाने माने लेखक एवं पत्रकार बाबू भारद्वाज का निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे।
उन्हें कल्पगाल कोरु ग्रह पदम के लिए केरल साहित्य अकादमी के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो हम लोग बात करें भाभू भारद्वाज का हाल में निधन हो गया, वे कौन थे? तो अगर हम उनकी बात करें तो वो एक लेखक भी थे और साथ ही एक पत्रकार भी थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन BOT दोनों आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हुआ 5। जानी मानी आर्किटेक्ट जहा हदीद नहीं रही। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इराकी ब्रिटिश आर्किटेक्ट जहा हदीद का निधन हो गया। वह 65 वर्ष की थी। वर्ष 2004 में हदीद पहली महिला या मुस्लिम व्यक्ति थी जिन्होंने परितजर पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार वास्तुकला के नोबल के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारा निकल करके आ रहा है वो है जहा हदीद का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? तो अगर हम लोग करेक्ट आंसर प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपल सा है, वो एक आर्किटेक्ट थी और आर्किटेक्ट को हम हिंदी में वास्तुकार के नाम से जानते हैं, इसलिए हमारा आंसर नंबर होगा 3। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकलता है कि जो परिचर पुरस्कार है उसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो ये पुरस्कार वास्तुकला के नोबल के रूप में जाना जाता है। शर्लॉक होम्स वाले एक्टर डगलस नहीं रहे। शर्लॉक होम्स वाले एक्टर डगलस विल्मर का निधन हो गया। वो 96 साल के थे। डगलस 1960 के दशक के मध्य में आई BBC की सीरीज में निभाए अपने आर्थर कोनन डॉयल के किरदार के लिए काफी मशहूर थे। इस न्यूज में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है डगलस विल्मर का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो सर डगलस एक एक्टर थे, एक अभिनेता थे। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा नंबर 4। पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी रंजन बेंदूर का निधन। रणजी ट्रॉफी के लिए मुंबई की ओर से खेलने वाले क्रिकेटर रंजन बेंदूर का हृदयाघात के कारण 4 अप्रैल 2016 को मुंबई में निधन हो गया। वे 61 वर्ष के थे। रंजन बेंदूर का हाल ही में निधन हो गया है और वो किस खेल से संबंधित है, ये है हमारा सवाल। तो उनका संबंध क्रिकेट से है। तो करेक्ट आंसर होगा नंबर 4। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के वास्तुकार माइनेनी हरिप्रसाद राव का निधन। तो अगर हम लोग बात करें आगे तो माइनेनी हरिप्रसाद राव जिन्हें मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन MAPS का जनक भी कहा जाता है, का 5 अप्रैल 2016 को चेन्नई में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। और अगर हम लोग बात करें उनके जन्म की तो इस महान हस्ती का जन्म 21 जुलाई 1927 को हुआ था और उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे द फादर और द आर्किटेक्ट ऑफ मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशंस। और उन्हें 1984 में पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। हमारा सवाल है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो हमारा ऑप्शन है MHP राव। तो हमारा MHP राव जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा ये हमारा वीकली वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेहद पसंद आएगा। अगर आपको बेहद पसंद आता है तो आप हमारे wifistudy.com को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही जो स्टूडेंट्स को किसी को लैपटॉप इत्यादि की भी रिक्वायर्ड नहीं है, मोबाइल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आप इजी वे से हमारे वीडियो को हमारे वीडियो के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया हमारी वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, करंट अफेयर्स के भी हैं और साथ ही हमारी क्विज कैप्सूल, हमारे मॉक टेस्ट, ऑनलाइन सब चीज़ें निःशुल्क हैं, ताकि हम हमारे हिंदुस्तान के विद्यार्थियों का भविष्य सुधार सकें। और जिन विद्यार्थियों के पास में समय की कमी होती है, जो या फिर धन का अभाव होता है, जो कोचिंग इत्यादि में एडमिशन नहीं ले पाते, वो स्टूडेंट हमारे इस ऐप के माध्यम से घर बैठे समय की बचत करते हुए आसानी से अच्छी स्टडी कर कर अपने कैरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो wifistudy.com में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आप हमसे जुड़े रहिएगा और हमारे ऐप को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले सप्ताह की करंट अफेयर्स के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा और इसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए सभी विद्यार्थियों को wifistudy.com की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके लिए दुआएं कि उन्हें अपनी एग्जाम्स में अच्छा रिस्पॉन्स मिले, अच्छे से एग्जाम दे पाएं और अपने करियर को नई दिशा दे पाएं।